ओके, आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं कैनोनाइजेशन पे क्वेश्चन, कैनोनाइजेशन बाय जॉन डन। काफी इंपॉर्टेंट पोएम है। कैनोनाइजेशन एज अ मेटाफिजिकल पोएम, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पोएम भी इंपॉर्टेंट है, और जॉन डन मेटाफिजिकल, जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोएट काफी बार क्वेश्चन बना है, बट आपके में पोएम प्रेस्क्राइब्ड है तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। जो आप एग्जाम दे रहे हैं मीन्स का या आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, वहां से आपके क्वेश्चन मेटाफिजिकल से जरूर पूछे जाते हैं। तो मेटाफिजिकल पोएट्री के फीचर्स आपको याद रखने हैं, मूवमेंट के फीचर्स याद रखने हैं, और पोएम वाइज आपको एप्लीकेशन करना है मेटाफिजिकल पोएम के कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। द कैनोनाइजेशन इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। आप सभी जानते हैं जॉन डन मास्टर माने जाते हैं। He was the leader of metaphysical poets, and इनकी सभी poems जिसमें The Flea, A Valediction Forbidding Morning, The Good Morrow, ये सारी जितनी poem हैं, The Sun Rising, ये सभी से question बनते हैं, ठीक है। So ये poem में आपको, इस poem में आपको intellectual depth देखने को मिलेगी, wit and use of unusual imagery मिलेगी, ठीक है। हम लाइन से भी डिस्कस करेंगे। जॉन डन ब्लेंड इमोशन विद लॉजिक, जिसके लिए टीएस एलियट ने काफी ज्यादा इन्हें अप्रिशिएट किया है। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी के लिए केवल इमोशन ही नहीं देखने को मिलेंगे, आपको लॉजिक इंटेलेक्ट का भी यूज देखने को मिलेगा। और इन्होंने इस पोएम में लव को केवल फीलिंग के रूप में नहीं दिखाया है, बल्कि एक फिलोसॉफिक एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के रूप में दिखाया है। मतलब लवर को इन्होंने सेंटहुड के जैसे एक स्टेट दिखाई है कि जो लव है उसका जो स्टेट है वो कोई बहुत शैलो नहीं है, बल्कि बहुत हाई लेवल का लव है, हाई लेवल के हैं, ठीक है। तो इस पोयम से पहली लाइन काफी ज्यादा पूछी जाती है, और बहुत बहुत सारी लाइंस बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है। जैसे पहली लाइन है, फॉर गॉड्स टेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, और चाइल्ड माई पालसी और माई गॉड माई 5 ग्रे हेयर्स और रूइन फॉर्चून फ्लाउट, with wealthy your state your mind with arts improve take you a course get you a place। तो आप सभी को सजेशन है कि जितनी भी लाइंस आप देख पा रहे हैं इस पोएम में, एक बार आप लोग पढ़ेंगे और स्टैंजा वाइज आप समरी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। स्टैंजा वाइज आप समरी प्रिपेयर करेंगे तो कई बार अगर आपको पॉइंट्स नहीं भी याद है तो आप लिख पाएंगे। तो शुरुआत के 2 स्टैंजास में इन्होंने ये बताया कि इनके लव से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, ना तो इनके साइज की वजह से मर्चेंट की शिप ड्राउन हो गई है, ना ही किसी को इंजरी हुई है, ना ही इनके टीयर्स की वजह से पूरा ग्राउंड ओवरफ्लो हो गया है, ना ही इनकी वजह से स्प्रिंग हट गया है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आप देखिए तो एग्जैजरेशन भी देखने को मिलेगा, ओके। इस पोएम की स्टार्टिंग होती है ड्रामेटिक। मैंने आपको मेटाफिजिकल पोएट्री के फीचर्स बताए थे, एब्रप्ट ओपनिंग, ड्रामेटिक ओपनिंग, आर्गुमेंटेटिव टोन आपको देखने को मिलेगी। तो एब्रप्ट ओपनिंग ही होती है, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। ऐसा लग रहा है कि कोई बात हुई है, ऑलरेडी चल रही है, अचानक से कोई बात शुरू कर दिया गया है। तो आर्गुमेंटेटिव टोन आपको देखने को मिलेगी। एंड इन द बिगनिंग द स्पीकर आस्क्स द क्रिटिक्स टू लीव हिम अलोन एंड अलाउज हिम टू लव फ्रीली। शुरुआत में जो क्रिटिक्स हैं उन्हें ये कह रहे हैं कि आप प्लीज फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग, आप क्रिटिसाइज हमें करना बंद करें। टेक यू अ कोर्स एंड गेट यू अ प्लेस, ठीक है। कॉन्टेम्पलेट व्हाट यू विल अप्रूव सो यू विल लेट मी लव, ये शुरुआत की लाइंस हैं। तो ये जो आर्गुमेंटेटिव ओपनिंग है, यही आप देखिए वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है मेटाफिजिकल पोएट्री की, जहां पे पोएट डायरेक्टली इमेजिन्ड ओपोनेंट के साथ इंगेज हो जाते हैं, ठीक है। पहला फीचर हमने देखा आर्गुमेंटेटिव टोन। सेकंड देखते हैं यूज ऑफ कंसीट। एक एक पॉइंट को आप समझते चलेंगे, ठीक है। यूज ऑफ कंसीट, तो देखिए एक्सटेंडेड मेटाफोर होता है कंसीट, जहां पे आपको जो कंपैरिजन है वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग की ही बात करें तो उन्होंने लवर को कंपास के दोनों लेग से कंपेयर किया है, जो कि बहुत ज्यादा अनलाइकली कंपैरिजन हम देखते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपैरिजन देखने को मिलती है, साधारण कंपैरिजन नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लवर्स को इन्होंने टैपर से कंपेयर किया है, ठीक है, मोमबत्ती कैंडल से कंपेयर किया गया है। और इन्होंने लवर्स को फिनिक्स से भी कंपेयर किया गया है, कंपेयर किया। यहाँ पे लाइन आ रही है, एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव, द फिनिक्स रिडल हैड मोर वेट, ठीक है।
वी आर टैपर्स टू एंड एट आवर ओन कॉस्ट डाई। तो ये दो आपको याद रखना है। और फिनिक्स से जब ये कंपेयर करते तो लाइन आती है वी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव। तो आपको यहाँ पे ये लाइन याद करनी है, वी राइज एंड वी डाई एंड राइज द सेम। ठीक है, एक लाइन आप याद कर सकते हैं, वी आर टैपर्स टू। तो छोटी छोटी सी लाइन से आप याद करेंगे ताकि आप आंसर में अपने लिख पाए। और ये वाली लाइन आप जरूर याद करेंगे जब एग्जैजरेशन की बात करेंगे, व्हाट मर्चेंट शिप हैव माय साइज ड्रोन। ठीक है, ये लाइंस आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए फेनिक्स क्या होता है, फेनिक्स मानी जाती है एक ऐसा पक्षी है जो कि डेथ के बाद जब वो एशेस में उसकी बॉडी कन्वर्ट हो जाती है तो उसी एशेस से उसका दोबारा से जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, जो सिंबलाइज करता है रिन्यूअल को और इमॉर्टैलिटी को। ठीक है, एंड डन यहाँ पे एलिवेट करते हैं लवर के स्टेटस को, सेंट के स्टेटस से भी एलिवेट करते हैं। सजेस्ट करते हैं दैट देयर लव इज सैक्रेड एनफ टू बी कैनोनाइज्ड। क्या कहते हैं कि जो इनका लव है वो इतना ज्यादा सैक्रेड है कि उसे कैनोनाइज किया जा सकता। कैनोनाइज करना मतलब कि उसे पायस होली की कैटेगरी में रखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आपको मेटाफिजिकल पोएट्री देखने को मिलेगी तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट स्पिरिचुअल लव की बात करते हैं। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट मेजर फीचर आप कह सकते हैं। ये डायरेक्ट स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस की बात नहीं करते हैं। फिजिकल लव इज अ मीडियम to attain spirituality. So this is one of the most key element in metaphysical poetry. The poem moves from physical love to spiritual transcendence. तो ये आपको याद रखना है, जैसे कि द प्ली में भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, the lovers relationship become a model for the world and their love achieve immortality through poetry itself. तो यहाँ पे लास्ट में देखिए लाइंस आती हैं, we will build in sonnets pretty rooms and well wrought urns become the greatest ashes. तो well wrought urn जो टाइटल आ रहा है वर्क का वो कैनोनाइजेशन से ही आता है। कई बार पूछा गया है, क्लिंट ब्रुक्स का वर्क द वेल रॉट अर्न। तो ये कहते हैं कि ये इनका जो लव है वो दुनिया के लिए एक मॉडल बनेगा और इनका लव पोइट्री के माध्यम से, सोनेट्स के माध्यम से इमॉर्टैलिटी अचीव करेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेटाफिजिकल कंसर्न जो दिखता है, यूनियन ऑफ बॉडी एंड सोल एंड इमॉर्टैलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी थ्रू फिजिकल रिलेशन या फिजिकल लव के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। एक बॉडीली लव की बात की जा रही है विच बिकम्स अ मीडियम फॉर स्पिरिचुअल ट्रांसिडेंट। तो इसकी ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है विट, पैराडॉक्स एंड आयरनी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दिस इज फोर्थ पॉइंट, विट, पैराडॉक्स एंड आयरनी। ये आपको जरूर याद रखना है, मेटाफिजिकल पोएट्री का की फीचर है जिसमें विटी आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे, पैराडॉक्स का यूज भी देखने को मिलेगा। तो पैराडॉक्स का यूज है वी डाई एंड राइज द सेम। ये पैराडॉक्स है, एक ही सेंटेंस के अंदर आपको कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि लव इन्वॉल्व्स बोथ लॉस एंड रीबर्थ। लव का मतलब क्या है, लॉस एंड रीबर्थ दोनों, डाई एंड राइज द सेम। ये तो पैराडॉक्स आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे जो पैराडॉक्स का यूज डन ने किया है जो कि उनकी इंटेलेक्ट को दिखा रहा है और कहीं ना कहीं पोयम के जो लेवल है उसको भी हाई कर रहा है, एलिवेट कर रहा है। ठीक है, so in this way we can say that the canonization exemplifies metaphysical poetry through its argumentative structure, use of conceit, philosophical tone and fusion of physical and spiritual love. इसके अलावा मैंने आपको बताया था एग्जैजरेशन भी आपको लिखना है। एग्जैजरेशन आप लिख सकते हैं जहाँ पे सेकंड स्टैंजा में आपको देखने को मिल रहा है व्हाट मर्चेंट वाली लाइन आप ऐड कर सकते हैं, व्हेन डिड माय कोर्ट अ फॉरवर्ड स्प्रिंग मूव, ये एग्जैजरेशन है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। इस पोएम की लाइन आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं टाइटल के ऊपर। इसको आप पढ़ लीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, हाउ डज डन जस्टिफाई लव इन द कैनोनाइजेशन। इसे आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़िएगा। यूज ऑफ कंसीट्स को हम देखते हैं और इसके अलावा टाइटल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो कंसीट काफी इंपॉर्टेंट है। कंसीट में आप एक कंसीट देखते हैं लवर टू फेनिक्स। यहाँ पे कंपैरिजन देखने को मिलती है, जो फेनिक्स है सिंबलाइज करता है डेथ को और रीबर्थ को, जो कि सजेस्ट करता है कि लवर्स का जो रिलेशनशिप है वो मॉर्टैलिटी को ट्रांसजेंडेंट करता है। सिर्फ मॉर्टल ही नहीं है, मॉर्टैलिटी को ट्रांसजेंड करता है और एटर्नल रिन्यूअल को अचीव करता है। तो स्पिरिचुअलिटी को कैसे अचीव कर रहा है यहाँ पे इन्होंने बताया है। ठीक है,
नेक्स्ट है कंसीट आइडिया ऑफ लवर्स एट सेंट। तो ये सेकंड कंसीट है जहाँ पे रोमांटिक लव को रिलीजियस लेवल तक एलिवेट करते हैं एंड इनका कहना है कि लवर्स शुड बी कैनोनाइज्ड जस्ट लाइक होली फिगर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लवर्स को जो एक सेंट का दर्जा दिया गया है, ये एक अगेन नेक्स्ट कंसीट है। नेक्स्ट है आपको देखने को मिलेगा जो टैपर से कंसीट है, ये आंसर में इंक्लूड नहीं है बट टैपर्स से कंसीट, टैपर्स की भी कंसीट आपको देखने को मिलेगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर टैपर्स टू, ये जो लाइन आती है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। एंड द लवर्स आर ऑल्सो कंपेयर टू अ वर्ड विद इन देमसेल्फ, जिसके कारण अगर आप देखें तो ये कहते हैं ना कि हमारी जो दुनिया है क्या वो दूसरी दुनिया को डिस्टर्ब कर रही है, जो हमारी लव की जो दुनिया है क्या वो दूसरी दुनिया को डिस्टर्ब कर रही है, क्या उससे स्प्रिंग रुक जा रहा है, क्या उससे बाढ़ आ जा रही है, क्या उससे शिप डूब जा रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स, यूनिवर्स को भी आप देखते हैं। ओके, तो ये जो कंसीट है ये डेकोरेटिव नहीं बट फंक्शनल है, जो कि पोएम की मीनिंग को डीपेन करती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कंसीट बेस्ड आंसर नहीं आता, लेकिन कंसीट आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। थीम ऑफ लव एंड इमोर्टैलिटी, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन यही बनता है, कैनोनाइजेशन एज अ मेटाफिजिकल पोएम, तो आप उसी को ध्यान में रख के ही आंसर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और टाइटल तो आप जानते हैं, कैनोनाइजेशन टाइटल ये सिंबॉलिक है। कैनोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो किसी को सेंट डिक्लेयर किया जाता है, उसका जो प्रोसेस होता है, जैसे सेंट मैरी, पहले वो सेंट नहीं थी, तो जब उनको सेंटहुड की हम कह सकते हैं अटेन होती है, या वो सेंट जब बनती हैं, उस प्रोसेस को कैनोनाइजेशन बोलते हैं। किसी व्यक्ति को हम सेंट का जब दर्जा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आई होप आपको क्लियर है कैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट कैनोनाइजेशन। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अगेन। अभी आप लोग क्लास कर पाएंगे या आप लोग क्लास अभी लीव करना चाह रहे हैं, ये भी आप थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि अभी दो टॉपिक है हमारे जो कि रह रहे हैं, रेप ऑफ द लॉक एंड एलजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड, ये दो टॉपिक है। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। बताइए आप लोग अभी 10 मिनट क्लास और कर सकते हैं ना, ये एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही, आपको रिवीजन भी अभी करना है। ओके जी, वर्क से ही क्वेश्चन आएंगे। जॉन डन का क्वेश्चन मैंने इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि जॉन डन आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब नहीं है, पोइट्री प्रिस्क्राइब है, तो पोइट्री से ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जीआईसी में अगर जो राइटर्स प्रिस्क्राइब है तो वहां से जीआईसी में आपसे राइटर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, यहाँ पे आपसे एलटी में वर्क बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, राइटर बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जब आप कोई पोएम देखें जो किसी जॉनरा से बिलोंग करती है या किसी कोई पार्टिकुलर मूवमेंट से बिलोंग करती है, तो वहां पे आपसे क्वेश्चन मूवमेंट बेस्ड बनेंगे या जॉनरा बेस्ड बनेंगे। तो आप क्वेश्चन आपको अब तक समझ में आ गए होंगे कि कैसे कैसे बनते हैं, राइट। बस आपको उसी पैटर्न पे पढ़ना है, सारे ही क्वेश्चंस आप लोग के पास अवेलेबल हैं, बस आप इन्हीं को ही प्रैक्टिस करें और पढ़ें इन्हें। ठीक है, चलिए देखते हैं रेप ऑफ द लॉक। दो पोएम हम डिस्कस करेंगे, रेप ऑफ द लॉक एज अ मॉक हीरोइक पोएम। इसमें से एक क्वेश्चन हम सुपरनेचुरल मशीनरी का भी देखेंगे शॉर्ट में, और एक क्वेश्चन हम देखेंगे थीम ऑफ मोर्टेलिटी इन एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं। डिस्कस द रेप ऑफ द लॉक एज अ मॉक हीरोइक पोएम, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये, और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन बन सकता है। तो मॉक एपिक पोएम पूछा गया, तो मॉक एपिक के फीचर्स आपको अप्लाई करने हैं द रेप ऑफ द लॉक में। जो मैंने आंसर आपको प्रोवाइड किया उसमें ईयर नहीं लिखा है, बट आप जब आंसर लिखेंगे तो आप ईयर जरूर लिखेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। So the rape of the lock, it is one of the finest examples of mock epic। सबको पता है, आप सबको पता है कि ये जब भी mock epic की बात होगी तो रेप ऑफ द लॉक के बिना तो हो ही नहीं सकती। इन एंड द पैंथर ये सब बाद में आते हैं, बट रेप ऑफ द लॉक सबसे पहले आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पैराडाइज लॉस्ट की बात करते हैं जब भी आप एपिक का नाम लेते हैं। ठीक है,
तो ये कैसा फॉर्म होता है? इट इज अ फॉर्म दैट सैटिराइजेस ट्रिवियल सब्जेक्ट्स बाय ट्रीटिंग देम विद द ग्रैंडियर ऑफ एपिक पोएट्री। ये एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें स्टाइल तो आपको एपिक पोएट्री की दिखेगी, ग्रैंडियर आपको एपिक पोएट्री का दिखेगा, लेकिन सब्जेक्ट इसका ट्रिवियल होता है। जैसे कि दो घरों के बीच की लड़ाई, छोटे से मुद्दे पे। पोप एडॉप्ट्स द कन्वेंशन ऑफ क्लासिकल एपिक्स। तो पोप यहाँ पे क्लासिकल एपिक्स जैसे द इलियड, द एनीड, ऐसे क्लासिकल एपिक्स की कन्वेंशन को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन वो एक माइनर सोशल इंसिडेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। माइनर सोशल इंसिडेंट क्या थी? द कटिंग ऑफ ए हेयर फ्रॉम अ लेडी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाइफन का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज को आप नॉट रिप्रेजेंट, आप किसी चीज को इशारा कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, तब आप यहाँ पे हाइफन का यूज करेंगे। ठीक है, तो पोएम की स्टार्टिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इनवोकेशन जरूर लिखेंगे अपने आंसर में। द पोएम्स बिगिन विद एन इनवोकेशन, अ टिपिकल एपिक फीचर। व्हाट डायर ऑफेंस फ्रॉम एमरस कॉजेज स्प्रिंग्स। ठीक है, सभी लोगों को ये लाइन याद रखनी है। व्हाट डायर ऑफेंस, डायर ऑफेंस मतलब कि कोई बहुत बड़ा ऑफेंस हो गया। तो ये जो पहली लाइन है यही एलिवेट कर देती है एक छोटे से पेटी से तुच्छ से क्वेरल को इनटू समथिंग सीमेनली हीरोइक। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत हीरोइक घटना हो गई है। एंड द मशीनरी ऑफ सुपरनेचुरल बीइंग्स कॉल्ड सिल्व्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो सुपरनेचुरल मशीनरी, एपिक में आपको गॉड एंड गॉडेसेस देखने को मिलेंगे। सुपरनेचुरल मशीनरी का यूज किया गया है गॉड और गॉडेस को रिप्लेस करते हुए मॉक एपिक में। ठीक है, तो ये रिप्लेस करते हैं गॉड एंड गॉडेसेस को, जो कि क्लासिकल एपिक्स में यूज किए गए हैं। एंड एरियल जो कि चीफ सेल्फ है, ये एक्ट करती हैं एज अ बेलिंडास गार्जियन, एंड वो इको करती है डिवाइन इंटरवेंशन इन एपिक। तो एपिक में आपको डिवाइन इंटरवेंशन देखने को मिलेगा। सेम एज ऐसा लग रहा है कि एरिया यहाँ पे उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो देखिए पहला हमने पॉइंट डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आप एक एक फीचर आप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मशीनरी, सुपरनेचुरल मशीनरी का यूज, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ हीरोइंस टॉयलेट। तो यहाँ पे देखिए जब बहुत एडवेंचरस चीज को आप देखते हैं एपिक में देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे बेलिंडा के टॉयलेट रूम की ही, जो जहाँ पे टॉयलेट मतलब जो जो प्रिपेयर, जो वो रेडी हो रही है, सॉरी टॉयलेट मतलब यहाँ पे वॉशरूम वाला टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट मतलब जहाँ पे वो रेडी हो रही है जिस रूम में। ठीक है, तो उसको ऐसे डिस्क्राइब किया गया जैसे कि वो बहुत बड़ा युद्ध करने जा रही है। जैसे कि क्लासिकल एपिक्स में जब जो हीरो होते थे एपिक के, वो जब युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, जब वो रेडी होते थे, उस सीन को बहुत ही एडवेंचरस तरीके से दिखाया जाता था। यहाँ पे सेम एज बेलिंडा जब रेडी हो रही है उस सीन को दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे पैरोडी हो रही है द आर्मी ऑफ वॉरियर्स की व्हेन बेलिंडा इज गेटिंग प्रिपेयर्ड। ठीक है, इनके ड्रेसिंग टेबल को कंपेयर किया जाता है सैक्रेड ऑल्टर से। ठीक है, एंड नाउ अनवेल्ड द टॉयलेट स्टैंड डिस्प्ले। तो ये जो इनका ड्रेसिंग टेबल है इसे किससे बताया, किससे कंपेयर किया गया है? सैक्रेड ऑल्टर से। अब बैटल सीन जो है यहाँ पे, जब ये लोग बॉटकिन से लड़ रहे हैं, स्नफ से लड़ रहे हैं, फैन, ये सब ग्लैंसेस, एक दूसरे को देख रहे हैं तो घायल हो जा रहे हैं, है ना। तो ये जो लड़ाई हो रही है, बैटल सीन बिटवीन द सेक्सेस, दो लोगों के बीच की जो लड़ाई है, जो बॉयज एंड गर्ल्स के बीच जो लड़ाई हो रही है, उसे ऐसे दिखाया गया जैसे कोई बहुत बड़ी हीरोइक घटना। ठीक है, बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है, उस तरह से दिखाया जा रहा है, जहाँ पे फैंस, स्नफ एंड ग्लैंसेस ये वेपन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जो कटिंग ऑफ लॉक है, उसे इतनी बड़ी घटना दिखाई गई जैसे कि एपिक में कोई कैटास्ट्रॉफी हो जाती, वैसे ही यहाँ पे से वर्णन किया गया है उसका, वैसी ट्रीटमेंट है। ठीक है, पोप ऑल्सो यूजेस एलिवेटेड लैंग्वेज एंड हीरोइक कपलेट। तो यहाँ पे देखिए अगर आप देखें तो जैसे मिल्टन ने ग्रैंड स्टाइल यूज की है पैराडाइज लॉस्ट में, सेम एज पोप ने भी यहाँ पे बहुत ज्यादा आप देखें एलिवेटेड लैंग्वेज का यूज किया, हीरोइक कपलेट का यूज किया है, जो कि मिमिक कर रहा है ग्रैंड स्टाइल को वाइल डिस्क्राइबिंग ट्रिवियल सब्जेक्ट्स। एंड ये जो कॉन्ट्रास्ट है स्टाइल एंड सब्जेक्ट के बीच का, ये ह्यूमर क्रिएट कर रहा है, सटायर भी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ह्यूमर और सटायर आपको देखने को मिल रहा है बाय लुकिंग एट स्टाइल एंड सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह आप वो दिखा सकते हैं। देखिए ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर आप एक पॉइंट लिख सकते हैं,
आप कॉम्बैट के ऊपर एक पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे युद्ध कैसे एपिक में कैसे उसे वर्णन किया जाता है और मॉक एपिक में कैसे दिखाया जाता है। छोटी सी तुच्छ सी लड़ाई है, उसको इतना हाई ग्लोरीफाई किया जा रहा है, देख सकते हैं एलिवेट किया जा रहा है। और जब ये तैयार हो रही है बेलिंडा, उसे ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट किया गया जैसे जब वॉरियर्स युद्ध के लिए तैयार होते हैं। सुपरनेचुरल मशीनरी को आप कंपेयर कर सकते हैं एपिक में गॉडेस और गॉड और गॉडेसेस को। और हमेशा एपिक में इन्वोकेशन होता है, तो इन्वोकेशन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शुरुआत में ही, व्हाट डायर ऑफेंस फ्रॉम एमरस कॉजेज स्प्रिंग्स, तो ये इन्वोकेशन को ही इमिटेट किया गया, इन्वोकेशन की स्टाइल। तो जब आप पैराडाइज लॉस्ट में जब आप इन्वोकेशन देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है वहां पे एपिक की थीम, जो कि समझ में आता है कि काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और जब आप इस द रेप ऑफ द लॉक इस पोएम में जब आप इन्वोकेशन देखते हैं या शुरुआत की जब फर्स्ट लाइन आप देखते हैं तो ऐसा देखने में तो लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब आप पढ़ते तो आपको समझ में आता है कि लाइन तो बहुत ज्यादा हाई पे यूज की गई है पर छोटी सी लड़ाई के लिए। ठीक है, तो आपको हमेशा जब भी आप एपिक या मॉक एपिक लिखेंगे आपको हमेशा वो सारे पॉइंट्स को कोरिलेट करना है। ठीक है, okay, now look at the conclusion. Ultimately the poem mocks the vanity and superficiality of 18th century aristocratic society. आपको जरूर पॉइंट ऐड करना है, मॉक एपिक में हमेशा ज्यादातर आपको सुपरफिशियलिटी या वैनिटी को मॉकरी करते हुए देखने को मिलेगी आपको पोएम, और स्पेशली द रेप ऑफ द लॉ के 18th सेंचुरी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को मॉक कर रही है। ये बता रहे हैं इस पोएम के माध्यम से, मॉक एपिक पोएम के माध्यम से, कि कैसे इनसिग्निफिकेंट इश्यूज को भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेट किया जाता है ताकि वो सीरियस कॉन्फ्लिक्ट जैसे दिखें, नहीं तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। बट इन्होंने ये मैटर ऑफ चैस्टिटी की जैसे ट्रीट किया, दैट्स वाई ये बहुत बड़ी बात हो गई। So thus, through its parody of epic convention, the Rape of the Lock stands as a brilliant mock epic. तो आप देख पा रहे हैं epic convention को कॉपी करते हुए, इसकी पैरोडी करते हुए, the Rape of the Lock one of the most important, one of the brilliant examples of mock epic consider किया जाता है। तो यहाँ पे आपने एक एक पॉइंट लिखा है और आप बताएंगे, उसे जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ और पॉइंट्स पे ऐड कर सकते हैं, थीम बेस्ड, थीम पे भी आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। आप जैसे जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये ऑब्जेक्टिव था, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, दो लोगों की, दो घर के बीच की सिर्फ लड़ाई को सॉल्व करने के लिए इस पोएम को लिखा गया है। ठीक है, थीम ऑफ सटायर से आप लोग पढ़िएगा खुद से, सटायर आपको दिख रहा है, तो कई जगह आपको सटायर देखने को मिलेगा, स्पेशली फीमेल वैनिटी को टारगेट करते हुए दिखाया गया है, जहाँ पे जो फीमेल है उस समय वो बहुत ज्यादा अपनी ब्यूटी को, चार्म को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न रहती थी, और यहाँ पे मेल बिहेवियर को भी क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे बैरन काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है बेलिंडा के लॉ को लेकर, तो यहाँ पे हीरोइक क्वालिटी को दिखा रहे हैं बट इनका हीरोइक क्वालिटी बहुत ज्यादा शैलो है। ठीक है, सोशल कोड ऑफ ऑनर में भी सटायर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि लॉस ऑफ द लॉ जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ग्रेव ऑफेंस है, तो ये सटायर आपको देखने को मिल रहा है। ओके, और स्पेशली सेल्फ जो कि इनके हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए थी, वो प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाती, जब बैरन सीजर से लॉक कट करते तो सेल्फ जो है उसके आर पार हो जाती है वो कैची। तो ये भी आप देख पा रहे हैं कि सुपरफिशियलिटी दिखा रहा है उस सोसाइटी की जो कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, रोल ऑफ सुपरनेचुरल मशीनरी देखते हैं इस पे, तो यहाँ पे सुपरनेचुरल मशीनरी इस पोएम में आपको देखने को मिलेगी, सेल्फ, सैलेमेंडर्स, नॉर्म्स एंड निम्स, ये चारों आपको याद रखने हैं। एंड ये जो सुपरनेचुरल मशीनरी है, दीज आर अडॉप्टेड फ्रॉम रोसीक्रूशियन माइथोलॉजी, ये आपको दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। सभी के नेम सुपरनेचुरल मशीनरी के, सेल्फ, सैलेमेंडर्स, नॉर्म्स एंड निम्स, एंड रोसीक्रूशियन माइथोलॉजी से अडॉप्ट किया गया है। एंड अलेक्जेंडर पोप ने इन सुपरनेचुरल मशीनरी को यूज किया है टू पैरोडी द गॉड्स ऑफ क्लासिकल एपिक्स, राइट। इन सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ, सेल्फ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दे आर एरी स्पिरिट, सेल्फ जो है वो क्या है, एरी स्पिरिट, जो कि ब्यूटीफुल वुमेन को प्रोटेक्ट करती है, स्पेशली बेलिंडा को। तो एरियल है, सेल्फ में एरियल आपको नाम याद रखना है, एरियल चीफ एयर सेल्फ है जो कि उनकी गार्जियन के रूप में काम करती है। अब देखिए सेल्फ के अलग अलग काम है। ठीक है,
अगर इस पोएम में अगर आप देखें तो सिल्फ जो कि क्लासिकल एपिक्स की जो गॉड एंड गॉडेसेस हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एपिक कन्वेंशन में जो डिवाइन इंटरवेंशन है उससे इमिटेट कर रहे हैं ये सेल्फ। दूसरा, सेल्फ सिंबलाइज कर रहे हैं। अभी हमने देखा था सटायर में, दे सिंबलाइज द फ्रेवलिटी एंड सुपरफिशियलिटी ऑफ एरिस्टोक्रेटिक क्लास। एरिस्टोक्रेटिक क्लास की जो दिखावा है, सुपरफिशियलिटी, उसे सिंबलाइज कर रहे हैं। एंड क्योंकि वो लाइट एंड एरी है तो शैलो कंसर्न को भी दिखा रहे हैं, सोसाइटी के शैलो कंसर्न को भी दिखा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, दे आल्सो प्रोवाइड कॉमिक एपिक। तो कॉमिक एपिक आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि सिल्फ को ऐसे काम दिया गया, ट्रिवियल ड्यूटीज, कोई उनके हेयर स्टाइल को मेंटेन कर रहा है, कोई उनके इयररिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई उनके पेटीकोट को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये बहुत ट्रिवियल ड्यूटीज दी गई है सुपरनेचुरल मशीनरी को, तो इसे देख के कोई भी हंसने लगे। ठीक है, एग्जैजरेशन आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि एब्सर्ड इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा यहाँ पे है, एब्सर्ड चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो उनकी लिमिटेशन भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो एरियल सेंस कर लेती है, बेलिंडा को कुछ खतरा है, और एरियल सपने में जाके बेलिंडा को बताती भी हैं, उसे वार्न करती हैं। आप कैंटो 1 ही देखते हैं, कैंटो 1 में ही आपको पता चलता है, जहाँ पे वो वार्न कर रही हैं, बट बेलिंडा जब उठती है तो वो सपना सारा भूल जाती है। ठीक है, और वो तैयार हो जाती हैं गेम ऑफ ओम्बर के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सुपरनेचुरल मशीनरीज की लिमिटेशन है, एंड दे कैन नॉट प्रिवेंट द कटिंग ऑफ द लॉ। सो दिस सजेस्ट दैट सुपरनेचुरल